जैसे पिक्चर्स देख लें आप सिरहोसिस की मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या होता था कि पोर्टल वेन जो है उसकी हाइपरटेंशन की वजह से एसाइड्स होते थे जिसमें फ्लूइड फ्लूइड बढ़ जाता था पेरिटोनियल कैविटी में। इस तरह से होता है वो। और इसोफेजियल पेराइसिस इस तरह से उनकी ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं। रेक्टम के अंदर ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये डायलेट हो जाती हैं, इनको हम हेमोरॉइड्स कहते हैं। इस तरह से ये स्किन के ऊपर जो है स्पाइडर की फॉर्म में ना स्पाइडर एंजियोमाटा होता है। ये क्यों होता है? एस्ट्रोजन की ज़्यादा होने की वजह से ना इस तरह से ब्लड वेसल ज़्यादा हो जाती हैं वहाँ पे, इस तरह से। ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ने लगे हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। ठीक है। अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ होगी ना, अल्कोहलिक जो होगी ना वो फैटी लिवर होगा, मतलब लिवर फैट हो जाएगा, उसमें इस तरह के फैट सेल्स भर जाएंगे। वो एक हम पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ने लगे हैं। ठीक है। उसमें फ़ैट भर जाएगा तो फैटी लिवर हो जाएगा ना, तो वो अब अल्कोहल की वजह से भी हो सकता है और अल्कोहल के बगैर भी हो सकता है। अल्कोहल के जो बगैर होता है ना वो क्यों होता है? इसकी वजह से, मोटे होने की वजह से, ओबेसिटी की वजह से जो होगा ना उसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कहेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आपको मैंने दिखाना था कि इसमें हमें जो अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ होता है ना उसमें इस तरह की बॉडीज़ मिलती हैं। इनको ये यूजिनोफिलिक बॉडीज़ मिलती हैं। यूजिनोफिलिक कह रही हूँ, ये जो होते हैं ना हमारे सेल्स के अंदर जो साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। वो डैमेज हो जाते हैं ना अल्कोहल की वजह से। तो साइटोकेराटिन फिलामेंट, तो उसकी वजह से ना ये वहाँ पे मैलेरी डैंक बॉडीज़ मिलती हैं। ये अल्कोहलिक है, अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ में देखेंगे। ठीक है। फैटी लिवर कैसे पता चल रहा है? कि ये देखें फ़ैट जमा हुआ है सारा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हम पढ़ेंगे हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस जो होगा उसमें आयरन की जमा हो जाएगा, वो हम ना बाद में अब देखते हैं। ठहरें, इसमें बुक से देख लें। बुक की थोड़ी सी पिक्चर्स देख लें कि ये क्रोनिक हेपेटाइटिस है। इसमें ये देखें, ये सारा पोर्टल है, जो है ट्रैक्ट है। ठीक है। और ये इर्द गिर्द जो है सारा लिवर का हिस्सा दिखाया हुआ है और ये सारी यहाँ पे क्रोनिक हेपेटाइटिस चल रहा है। ठीक है। यहाँ पे सिरोसिस देखें। सिरोसिस मैंने आपको बताया था कि बैंड्स ऑफ फाइब्रोसिस होते हैं। ठीक है। ये फाइब्रोसिस के बैंड्स हैं और इनके इर्द गिर्द आपको ये बड़े बड़े नोड्यूल्स नज़र आ रहे हैं। ये बाहर ही चले गई हूँ मैं तो, इसे देखें। ये आपकी फाइब्रोटिक बैंड्स हैं ऐसे करके। ठीक है। ये जो है ना नोड्यूल है, इस तरह करके नोड्यूल्स होते हैं, फाइब्रोटिक बैंड्स होते हैं। ये आपको सिरोसिस में नज़र आते हैं। और अगर आप यहाँ पे भी देखें ना तो आपको ये नोड्यूल्स नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर भी क्रॉसली। ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं अल्कोहलिक रिलेटेड फैटी लिवर डिजीज़। इसमें क्या होता है कि जो हेपेटिक पेरेन्काइमा होता है उसको डैमेज होता है अल्कोहल की कंजम्पशन की वजह से। ये ज़्यादातर वेस्ट में होता है। इसमें क्या होता है कि फ़ैट जमा हो जाता है हमारे हेपेटोसाइट्स में, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, जिसके साथ लिवर बहुत हैवी हो जाता है, बॉगी हो जाता है। ठीक है। और अगर हम अल्कोहल पीना छोड़ दें तो ठीक हो जाता है। उसके बाद क्या है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस जो होता है ये किसकी वजह से होता है? कि केमिकल इंजरी होती है हेपेटोसाइट्स को, जब हम बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं उसकी वजह से। ठीक है। अब अल्कोहल क्या है ना, एक मेटाबोलाइट होता है एसिटाल्डिहाइड, उसकी वजह से ये डैमेज होता है। ठीक है। उसके बाद ये है कि मैंने आपको बताया कि इसमें मैलेरी डंक बॉडीज़ मिलती हैं, जिसमें एक्चुअली क्या होता है कि हेपेटोसाइट्स जो होते हैं उनके अंदर जो डैमेज्ड साइटोकेराटिन फिलामेंट्स होते हैं वो जमा हो जाते हैं। उनको हम कहते हैं मैलेरी डंक बॉडीज़। ठीक है। नेक्रोसिस मिलती है और इन्फ्लेमेशन मिलती है और हेपेटोसाइट्स जो है वो बैलून में हो गए होते हैं, बड़े बड़े स्वेलिंग हो गई होती है उनकी। ठीक है। और हेपेटोमेगाली होती है, पेनफुल हेपेटोमेगाली होती है, लिवर एंजाइम्स एलिवेट होते हैं। अब पीछे हमने देखा था वायरल हेपेटाइटिस में कि एएलटी जो था वो एएसटी से ज़्यादा था। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एएसटी एएलटी में ज़्यादा होता है। ठीक है। उसके बाद ये है कि अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ हो जाती है। और ये है कि सिरोसिस की कॉम्प्लिकेशन होती है 10 to 20% केसेस में। फिर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ जो होता है, मैंने आपको बताया कि ओबेसिटी की वजह से होता है। इसमें फैटी चेंज आता है, हेपेटाइटिस होता है, सिरोसिस होता है और ये विदाउट एक्सपोजर टू अल्कोहल होता है। ठीक है। अच्छा, ओबेसिटी मतलब बताया, ओबेसिटी की वजह से होता है। और इसमें क्या होता है, एएलटी ज़्यादा होता है, मतलब एएसटी जो ख़ास है ना, एएसटी ज़्यादा होना, एएलटी वो अल्कोहल के साथ है। तो ये फैटी लिवर अगर आप देखें तो इसमें देखें किस तरह से फैट सेल्स आपको गोले गोलू गोलू से नज़र आ रहे हो, ये बड़ा लिवर हुआ हुआ है। और इसके अलावा जो है ग्रॉसली, और इसके अलावा मैलेरी डैंक बॉडीज़ आपको, ये जो हेपेटोसाइट बैलूनिंग नज़र आ रही है, सेल्स बैलून हो गए हुए हैं और इसमें मैलेरी डैंक बॉडीज़ मिल रही हैं, ये जो अंदर जमा हुई हुई है, वो मैंने आपको इसकी पिक्चर भी दिखाई थी। ठीक है। उसके बाद आता है हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस क्या होता है, अब आपने याद रखना है। एक वर्ड होता है हीमोसिड्रोसिस और एक होता है हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोसिड्रोसिस में क्या होता है, आयरन हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, टिश्यूज़ में ज़्यादा हो जाता है, उसको हम हीमोसिड्रोसिस कहते हैं। लेकिन उसकी वजह से जो ऑर्गन डैमेज होता है ना उसको हम हीमोक्रोमेटोसिस कहते हैं। तो आपने डिफरेंस याद रखना है, हीमोसिड्रोसिस में आयरन ज़्यादा होता है, हीमोक्रोमेटोसिस में उसकी वजह से आयरन की डिपोजिशन की वजह से जो ऑर्गन डैमेज होता है ना उसको हम हीमोक्रोमेटोसिस कहते हैं। अब होता क्या है कि जो आयरन ज़्यादा होने की वजह से ना फ्री रेडिकल ज़्यादा हो जाते हैं। इसके दो कॉजेज़ होते हैं आयरन ज़्यादा होने के। ये आपका आयरन है, ठीक है, ये ज़्यादा हो रहा है। अब ये होता है ना कि कुछ लोग उनको उनके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल
उनको ना क्या हो रहा है, हीमोलिसिस कोई भी ऐसी बीमारी है, फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया है, तो उनको हम क्रॉनिक ट्रांसफ्यूजन्स देते हैं, बाहर से ब्लड देते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा ब्लड हम बाहर से देंगे तो उनकी बॉडी के अंदर आयरन ओवरलोड हो जाएगा, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस, ठीक है। और एक होता है कि जिसमें ऑटोसोमल रिसेसिव डिफेक्ट होता है आयरन की एब्जॉर्प्शन में, उसको हम कहते हैं दिस इज़ द प्राइमरी हीमोक्रोमेटोसिस, जिसमें क्या होता है, एक जीन होती है HFE जीन, ठीक है, इसमें डिफेक्ट होता है, इसमें म्यूटेशंस होती हैं, ठीक है। और कौन सी होती है, C282Y होती है। इसमें क्या होता है, जो सिस्टीन होती है ना, वो टायरोसिन में चेंज हो जाती है अमाइनो एसिड 282 पे, ठीक है। अमाइनो एसिड 282 पे क्या होता है, सिस्टीन टायरोसिन से चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से म्यूटेशंस आ जाती हैं HFE में। अब HFE जो होती है ना, ये इनकोड करती है किसको, हमारी बॉडी में एक होती है हेप्सिडिन, उसको हेप्सिडिन ने क्या करना होता है, नॉर्मली हमारी जो आयरन की एब्जॉर्प्शन होती है उसको कम करना होता है ब्लड के अंदर, ठीक है, और आयरन को स्टोर फॉर्म में रखना होता है। लेकिन जब इसकी ये HFE जीन में म्यूटेशन आ जाएगी ना, तो हेप्सिडिन नहीं बनेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आयरन जो होगा वो हमारे टिश्यूज़ में जमा होना शुरू हो जाएगा, सॉरी आयरन की एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी बॉडी में। तो डिफेक्ट आ जाएगा ना आयरन के एब्जॉर्प्शन में, तो आयरन अब हमारी डिफरेंट टिश्यूज़ में जमा होना शुरू हो जाएगी, आयरन का ओवरलोड हो जाएगा, आयरन स्टोर फॉर्म में होगी नहीं, ठीक है। तो आयरन ओवरलोड की वजह से क्या होगा, जब लिवर में आयरन ओवरलोड होगा तो सिरोसिस होगी, जब पेंक्रियाज के अंदर आयरन जमा हो जाएगा तो सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाएगा, जब वो हमारी स्किन में आयरन डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगी तो ब्रॉन्जी डायबिटीज़ हो जाएगी, ठीक है। और जब हार्ट में हो जाएगी तो कार्डियक एरिथमियाज होंगे, और जब हमारे टेस्टिकुलर एट्रोफी करवाना शुरू कर देगी तो गोनैडल डिसफंक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि फेरेटिन जो होता है वो ज़्यादा हुआ होता है, मतलब स्टोर्ड आयरन जो है वो ज़्यादा हुआ होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, TIBC जो होती है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ये कम हुई होती है, सीरम आयरन ज़्यादा हुआ होता है क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है, और आयरन की सेचुरेशन जो है वो भी ज़्यादा हुई होती है, ठीक है। हमारी जो सीरम होती है ना, उसमें एक होता है हमारी ट्रांसफेरिन होती है, ट्रांसफेरिन जो होती है वो आयरन को बाइंड करके रखती है, ठीक है, ये ट्रांसफेरिन है ना, तो ये आयरन के बाइंड की हुई है, ठीक है, आयरन को बाइंड होती है। एक आयरन होती है जो फ्री फॉर्म में पड़ी होती है, ठीक है। अब आयरन सीरम में ज़्यादा होगी तो ये फ्री आयरन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना, फ्री आयरन ज़्यादा हो जाएगी, परसेंटेज सैचुरेशन ज़्यादा हो जाएगी, मतलब ये जो आयरन बाउंड फार्म है ये भी ज़्यादा होगी, ठीक है। जब आयरन इस तरह से बाउंड बाउंड ज़्यादा हो जाएगी ना, तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, मींस दैट ये जो फ्री ट्रांसफरिंग पड़ी हुई है ना, इसके साथ कोई आयरन बाइंड नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है कम है, क्योंकि आयरन इतनी ज़्यादा जो है वो जमा होगी हुई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फेरेटिन जो होता है ना वो ज़्यादा हो जाता है, तो ये सारा है। उसके बाद लिवर जो है उसमें क्या होता है, जब आयरन जमा हो जाती है तो ब्राउन पिगमेंट हमें नज़र आता है हेपेटोसाइट्स में, तो हम क्या करते हैं, जो लाइपोफस्किन होता है ना वो भी ब्राउन कलर का होता है, वो भी वियर एंड टियर की वजह से लिवर में नॉर्मली प्रेजेंट होता है। तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि किसी की बॉडी में ब्राउन पिगमेंट जो है वो लाइपोफस्किन है या जो है ना ये है, ठीक है। तो हम प्रूशियन ब्लू स्टेन डालते हैं, उससे क्या होता है, जो आयरन होती है वो ब्लू कलर की हो जाती है, तो उसे हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि ये लाइपोफस्किन है या आयरन का है। उसके बाद ये है कि इसकी वजह से हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का रिस्क ज़्यादा हो जाता है, और इसका ट्रीटमेंट हम ये करते हैं कि आयरन RBCs को बाहर निकालते हैं, फ्लेबोटमी करते हैं, ठीक है। इसी पिक्चर देख लेते हैं हम, दिस इज एक्चुअली द ब्रॉन्जी डायबिटीज़, इसमें स्किन की ऐसी डिस्कलरेशन हो जाती है आयरन की, ठीक है, ये भी वही है। अच्छा, ये आयरन ओवरलोड हो जाता है, इसको हम हीमोक्रोमेटोसिस कहते हैं। देखिए नॉर्मली क्या हो रहा था कि हेप्सिडिन रिलीज़ हो रही थी और वो हमारी आयरन की जो है ना एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल कर रही थी, उसको स्टोर्ड फॉर्म में रख रही थी, ठीक है, आयरन को जो है ना अंदर ट्रांसपोर्ट कर रही थी और स्टोर्ड फॉर्म में रख रही थी। लेकिन अब हेप्सिडिन कम हो जाएगी ना, तो वो जो आयरन होगी ना उसकी एब्जॉर्प्शन मतलब कंट्रोल नहीं होगी, तो वो एब्जॉर्ब होती जाएगी और इस तरह से हमारे टिश्यूज़ में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये इन्होंने जो है वो दिखाया हुआ है। उसके बाद हम करते हैं कॉपर का। अब आता है विल्सन्स डिजीज़। इसमें क्या होता है, इसमें हमने पीछे कौन सी जीन पढ़ी थी, HFE जीन पढ़ी थी, जिसमें एक्चुअली क्या हो रहा था, सिस्टीन की जगह टायरोसिन आ गई थी अमाइनो एसिड 282 की जगह पे। यहाँ पे क्या है, ATP 7B जीन की म्यूटेशन है, ठीक है। ये जो है ना आपने MCQs के लिए याद रखनी है। इसमें क्या होता है कि कॉपर की ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। अब कॉपर नॉर्मली क्या होता है कि हमारा ये कॉपर ट्रांसपोर्टर होता है, ये हमारी कॉपर को जो है ना बाइल के अंदर रिलीज़ करता है, ठीक है, और बाइल के बाद वो सेलुलोप्लाज्मिन के साथ बाइंड होकर लिवर यूरिन में रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। अब होता क्या है कि ट्रांसपोर्टर होता है ना, ये इस जीन की डिफेक्ट की वजह से ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से आयरन कॉपर जो होती है वो वो है बाइल में नहीं जाती, सिरोलोप्लाज्मिन के साथ बाइंड नहीं होती, ठीक है, और जाके हमारे टिश्यूज़ में डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है बॉडी में। तो यही होता है सिंपल। ये देखें, हमने फूड लिया, खाने में हमने कॉपर ली है, ठीक है,
तो अब क्या है कि नॉर्मली जो है एक्स्ट्रा जो कॉपर होती है वो हमारे बाइल में रिलीज़ हो जाती है, 90% फीकल कॉपर बनाती है और 10% हमारे यूरिन में रिलीज़ हो रही होती है। लेकिन जब ये यहाँ पे जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से जो इसकी ट्रांसपोर्टर डिफेक्ट आता है ना ATP7B जीन की वजह से, तो ये जो है ना क्या करती है कि आगे नहीं जाती, ठीक है? मतलब कि बाइल में रिलीज़ नहीं होती। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये हमारी पीछे जमा होना शुरू हो जाती है, टिश्यूज़ में एक्सेस हो जाता है कॉपर का। तो कॉपर अब क्या करेगी, ये हमारे लिवर में ज़्यादा हो जाएगी और वहाँ से सीरम में जाके टिश्यूज़ में डिपॉज़िट होना शुरू हो जाएगी, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करेगी जिसकी से डैमेज होगा। अब फ्री रेडिकल्स जो है हमेशा जब भी इंक्रीज़ होते हैं ना वो कार्सिनोमा का रिस्क भी ज़्यादा करते हैं। तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का रिस्क ज़्यादा हो जाता है, ये हमने आयरन में भी देखा था। अब जो है इसमें क्या होगा, सिरोसिस ऑफ द लिवर हो जाएगा। जब ये हमारे ब्रेन में जमा होगी तो पार्किंसन लाइक सिम्पटम्स आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे बिहेवियरल चेंजेस हैं, डिमेंशिया है, कोरिया है। अच्छा, पीछे एक वर्ड था एस्ट्रेक्सिस, उसका मैंने आपको बताना था। उसमें ना इनवॉलेंट्री मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है बॉडी की, वो भी एक था, ठीक है? वो भी आपने ज़हन में रखना है। स्ट्रेक्सिस होता है एक्चुअली उसमें अमोनिया के लेवल ज़्यादा होने की वजह से हो रहा था। तो आपने 2 कंडीशन पढ़ी हैं लिवर में, एक कॉपर की ब्रेन सिम्पटम्स आ रहे हैं, ठीक है? पार्किंसन लाइक, और उसमें जो है आपने देखा था कि वहाँ पे भी ब्रेन की सिम्पटम्स आ रहे थे, कन्वर्जेंस और अमोनिया के लेवल ज़्यादा होने। तो आपने सिनेरियो ध्यान से देखना, ठीक है? अच्छा, उसके बाद बेसल गैंग्लिया में कॉपर की डिपोज़िशन की वजह से ना, मतलब अमोनिया ज़्यादा हुआ होगा ना, तो उसकी वजह से आपका होगा वो वाला, ठीक है? मतलब वो वाला केस होगा, आपको उसको कहते हैं हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, और ये वाला जो है ना ये कॉपर की वजह से हो रहा है, तो ये विल्सन्स डिसीज़ आएगी, ठीक है? तो आपने ध्यान से सिनेरियो में देखना है कि कॉपर तो ज़्यादा नहीं है, ठीक है? तो कॉपर ज़्यादा होता है तो वो बेसल गैंग्लिया में एक्यूमुलेट हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि इस तरह के सिम्पटम्स आना शुरू हो जाते हैं, पार्किंसन लाइक। इस तरह से ये आँखों में जब जमा हो जाती है तो केजर फ्लेवियर रिंग बनती है कॉपर की वजह से, और इस तरह की इनवॉलेंट्री मूवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये आपने ध्यान से देखना है, इस तरह की ना डिजेनरेटिव चेंजेस आना शुरू होंगी। अच्छा, कॉपर जो होती है ये केजर फ्लेवियर रिंग बना रही है आँख में, ATP7B की म्यूटेशन आ रही है क्रोमोसोम नंबर 13 पे। यूरिन में कॉपर इंक्रीज़ हो जाएगा और सिरोलोप्लाज्मिन जो होगा वो कम होगा और फ्री कॉपर जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, और इस तरह से जो लिवर उसके अंदर जमा हो रही है ब्रेन में, वो भी सिम्टम्स आ रहे हैं। तो ऐसा और ब्रेन के सिम्टम्स आ रहे हो, लिवर में सिरोसिस हो। अब होता है प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, ठीक है? अब होता क्या है कि ये देखें आपका लिवर है ना, तो इसमें क्या होता है, एक हमारे जो हमने देखा था कि इंट्राहेपेटिक सारा सारा होता है ना सिस्टम, ये बाइल डक्ट का, और एक एक्स्ट्रा हेपेटिक होता है। अब होगा क्या है इसमें कि हमारी जो इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट्स होंगी ना उनकी ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, मतलब उसके अगेंस्ट ऑटो इम्यूनिटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? और ऑटो इम्यूनिटी की वजह से जब वो सारा डिस्ट्रक्शन हो जाएगी ना, तो इसमें क्या होगा कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के सिम्टम्स आएंगे। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या था कि कॉन्जुगेट लिवर कर रहा था, लेकिन अब क्या होगा कि कॉन्जुगेट हो गया लेकिन वो बाहर नहीं रिलीज़ हो पाएगा, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन पीछे जमा होना शुरू हो जाएगा। और हमने देखा था कि कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जब भी ज़्यादा होता है वो हमारे यूरिन में ज़्यादा आना शुरू होता है, यूरिन का कलर जो है डार्क होना शुरू हो जाता है। लेकिन क्योंकि वो आगे नहीं जा रहा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो स्टूल का कलर होगा ना वो ऐसा जिस तरह का ब्राउन नहीं आएगा, पेल स्टूल होगा, ठीक है? और इसके अलावा था कि हाँ, मोस्टली यही चीज़ें होती हैं। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के सिम्पटम्स आते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा ये है कि वुमेन में ज़्यादा कॉमन होता है, ये उन्होंने बताया हुआ है। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में क्या होता है कि जो है क्या होगा, ऑटो इम्यून ग्रैन्युलोमैटिस डिस्ट्रक्शन होगी इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट्स की, वुमेन में ज़्यादा होता है कॉमन ये। अच्छा, उसके बाद जो है इन्होंने बताया हुआ है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ के साथ ये एसोसिएटेड होता है। दूसरी भी एटियोलॉजीज़ का हमें नहीं पता। एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसको मैंने इस तरह से याद रखा हुआ है कि वुमेन है ना, तो वुमेन जो होती है वो मतलब मदर, अम्मा, ठीक है? ऐसे याद रखना है। तो एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है? और इसमें फीचर्स कौन से हो रहे होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के और सिरोसिस इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है। फिर आता है प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस। इसमें और उसमें क्या डिफरेंस होता है कि इसमें ना इसमें इंट्राहेपेटिक और एक्स्ट्रा हेपेटिक दोनों डक्ट्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस की, इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस हो जाती है, ठीक है? और क्या डिफरेंस होता है कि इसमें ना हमारी जब डक्ट्स होती है ना उनके इर्द गिर्द जब फाइब्रोसिस हो जाती है ऐसे, तो वो जो है ना ऐसे अपेयरेंस देती है जैसे अनियन स्किन फाइब्रोसिस हुई हो, ठीक है? अनियन स्किन अपेयरेंस देना शुरू होती है, पेरीडक्टल फाइब्रोसिस, ठीक है? जो अनइन्वॉल्व रीजन्स होंगे वहाँ पे बी मतलब वहाँ पे जो है ना अनइन्वॉल्व, अब देखें होगा कि आगे ये पूरी डक्ट है ना, तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल फाइब्रोसिस हुई है अनियन रिंग वाली, यहाँ पे फाइब्रोसिस हुई है, यहाँ पे फाइब्रोसिस हुई है, तो ऐसे अपेयरेंस आ रही है ना कि जैसे जैसे किसी ने जो है ना बीड्स डाले हुए हैं स्ट्रिंग के अंदर, तो ये इस तरह से अपेयर आएंगे, बीडीड अपेयरेंस आएगी कंट्रास्ट इमेजिंग में। एटियोलॉजी का हमें नहीं पता कि क्या कॉज है, लेकिन ये एक अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ ये एसोसिएट होती है। इसमें पीएन का पॉजिटिव होती है, ठीक है? और पीएन का पॉजिटिव होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ एसोसिएटेड होती है। अच्छा,
और ये ना मेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस जो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन थी उसमें हमने अम्मा पढ़ी थी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एंसा है, ठीक है। एंसा है और अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ ये होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखनी है आपने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि अगर पेशेंट जो है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ प्रेजेंट कर रहा होगा, बाइल के सिम्टम्स होंगे, ये सारा, ठीक है। अच्छा, इसमें भी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा, ऑब्वियसली वो सारा सिस्टम ब्लॉक हुआ हुआ है आगे से। सिरोसिस इसमें हो जाती है और एंड पे जो है ना कोलेंजियोकार्सिनोमा का रिस्क ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। फिर आता है राय सिंड्रोम। इस फिगर से याद रख लें, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस स्लो प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन होती है स्मॉल बाइट डक्ट्स की, और इसमें क्या है, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज ज़्यादा होती हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी। और प्राइमरी बिलियरी जो कोलेंजाइटिस है ना, ये सिक्लोरोजिन भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। और ने यही बताया हुआ है कि ये तो ये जो एल्कलाइन ALT-AST इसलिए पॉजिटिव होंगे क्योंकि लिवर ख़राब हो रहा है ना, लिवर का पैरेन्काइमा भी ख़राब हो रहा है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज और गामा GGT तब कम ज़्यादा होते हैं जब बिलियरी सिस्टम ख़राब हो, ठीक है। और इसमें भी सेम वही सिस्टम है। प्रोराइटिस की मैंने आपको कॉज बता दी थी कि बाइल एसिड जब ज़्यादा होते हैं तो मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं, वहाँ से हिस्टामिन ज़्यादा रिलीज़ होती है जिसकी वजह से ख़ारिश होती है पेशेंट को। राय सिंड्रोम की बात करते हैं। देखें, इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना छोटे, अगर वो एस्पाइरिन ले रहे हों और साथ में उनको वायरल इलनेस भी हो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनका लिवर, ठीक है, और उनका ब्रेन दोनों ख़राब हो जाते हैं। अगर पेशेंट एस्पाइरिन के साथ क्या ले रहा हो, अगर एस्पाइरिन हो ले रहा हो, उसको वायरल इलनेस हो, तो ये दोनों क्या करवाते हैं, हमारे लिवर और हमारे ब्रेन दोनों को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। तो क्या होता है इन बच्चों में, इन छोटे बच्चों में क्या होता है, फुलमिनेंट लिवर फेलियर हो जाता है इंसेफेलोपैथी के साथ, किन लोगों में, जो वायरल इलनेस की और एस्पाइरिन ले रहे होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होती है हेपेटोसाइट्स की इसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से लिवर फेलियर हो जाता है। और फिर ऑब्वियसली लिवर फेल होगा तो उसी तरह माइनो अमोनिया ज़्यादा हो जाएगा और इंसेफेलोपैथी, ठीक है। फिर क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है इन लोगों में, क्योंकि अब लिवर खराब हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स होंगे, नोजिया और वॉमिटिंग होगी बच्चों में, और अल्टीमेटली कोमा एंड डेथ हो जाती है ऐसे बच्चों की। फिर हेपेटिक एडिनोमा है। इसमें क्या होता है कि हेपेटोसाइट्स का बिनाइन ट्यूमर होता है, एडिनोमा से हमें समझ आ रही है। इसमें क्या होता है कि जो लोग जो फीमेल जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रही होती है ना, उनके अंदर ये होता है, और जैसे ही हम वो ड्रग्स छोड़ते हैं तो ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है, डिक्रीज़ कर जाता है। अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है कि जब वो एडिनोमा होता है ना, तो रिस्क ऑफ रप्चर होता है, मतलब ये रप्चर हो सकता है और इंट्रापेरिटोनियल ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, स्पेशली अगर प्रेगनेंसी हो जाए, ठीक है। तो पहले वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही थी, वो एडिनोमा बन गया, वो प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, प्रेग्नेंट हो गई फॉर एग्जांपल बाद में, तो तब क्या हो सकता है कि वो जो वहाँ पे क्या होगा कि रिस्क ऑफ रप्चर, मतलब कि अब एडिनोमा रप्चर कर जाएगा और वहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ट्यूमर जो होते हैं ये सब कैप्सुलर होते हैं और ये ग्रो करते हैं विद एक्सपोजर टू एस्ट्रोजन, मतलब ये कि ईस्ट्रोजन से ये ट्यूमर ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। ईस्ट्रोजन की वजह से ग्रो कर रहे होते हैं, इस वजह से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ की वजह से इसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, जैसे हम छोड़ते हैं तो कम हो जाती है, ठीक है। फिर होता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। इसमें क्या होता है, हेपेटोसाइट्स की मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाता है। रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे, वो सारे जो हमने पीछे देखे हैं ना, हम एंड पे कहते होते थे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, क्रोनिक हेपेटाइटिस मोस्टली हमने देखा था, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से होता है। उसमें भी हमने कहा था जो हेपेटाइटिस सी है ना, उसकी वजह से क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है, ठीक है। फिर क्या है, सिरहोसिस। सिरहोसिस क्या होता है, एंड स्टेज लिवर डिजीज़, वो किसी की भी वजह से भी हो सकती है, अल्कोहल की वजह से, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की वजह से, हीमोक्रोमेटोसिस की वजह से, विल्सन्स की वजह से, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। इसके अलावा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी का आपको पता होगा कि उसमें क्या होता है कि इलास्टेसिस जो होते हैं ना, वो ब्रेक डाउन नहीं होते, जो कि एक्चुअली हमारी लिवर वगैरह को और हमारी जो लंग्स होते हैं उनको डैमेज करता है। अल्फा 1 वो जो एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है कि इलास्टेसिस जो होते हैं वो एक्चुअली डैमेज करते हैं, ठीक है। और लिवर के अंदर एक्चुअली उनकी जो एक पूरी मेटाबॉलिज्म होनी होती है ना, वो नहीं होती, और वो जमा होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि आपको पता है एस्परगिलस जो होता है उसके एफ्लाटॉक्सिन्स होते हैं जो P53 म्यूटेशंस करवाते हैं, ठीक है। तो ये उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। एस्परगिलस जो होता है उसकी वजह से एफ्लाटॉक्सिन रिलीज होते हैं, वो P53 म्यूटेशंस करवाते हैं जिसकी वजह से हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है। तो ये सारे इसके कॉजेज हैं, ये आपको आने चाहिए। उसके बाद ये है कि इसकी वजह से ना बर्ड कैरी सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो हेपेटिक वेन होती है ना, उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है ना जब ट्यूमर की वजह से, तो लिवर का इन्फाक्शन हो जाता है, ठीक है। देखिए, हेपेटिक वेन थी, अब क्या हुई, वो ऑब्स्ट्रक्शन हो गई उसकी, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो, लिवर को जो ब्लड सप्लाई हो जाना बंद हो गया, तो लिवर इन्फेक्शन हो जाएगा इसके अंदर, और फिर क्या होगा, पेनफुल हेपेटोमेगैली हो जाएगी और एसाइड्स हो जाएंगे, ठीक है। लिवर खराब है तो उसकी वजह से क्या होगा, हेपेटोमेगैली होगी, हेपेटोमेगैली होगी और क्या होगा, एसाइड्स हो जाएंगे। मैंने आपको दिखाया था कि पेरिटोनियम में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। ट्यूमर जो होते हैं वो लेट डिटेक्ट होते हैं क्योंकि सिम्टम्स जो होते हैं वो छुपे होते हैं सिरोसिस से, ठीक है। पूर्ण प्रोग्नोसिस होता है, ट्यूमर मार्कर इसका जो होता है वो इंपॉर्टेंट है, अल्फा वीटो प्रोटीन होता है।
मेटास्टेसिस टू लिवर कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्राइमरी ज़्यादातर जो है मतलब मोर कॉमन देन प्राइमरी ट्यूमर्स, मोस्ट कॉमन जो सोर्सेज होते हैं ना, मतलब कि क्या है, मेटास्टेसिस जो लिवर की तरफ आ रहे होते हैं वो कौन से, कोलॉन से आ सकते हैं, पेंक्रियाज से, लंग से, ब्रेस्ट से, ठीक है। ये सारी जगह जो है ये लिवर की तरफ मेटास्टेस करती हैं, वहाँ पे आके मल्टीपल नोड्यूल्स बन जाते हैं लिवर के अंदर, ठीक है। और क्लिनिकली हम डिटेक्ट करते हैं लिवर को, हेपेटोमेगाली हुई होती है विद द नोड्यूलर फ्री एज ऑफ द लिवर, ठीक है। ये आप नज़र आ रहा है। अनियन स्किन फाइब्रोसिस किस में थी, याद आ रहा है आपको कुछ, वो जिसमें बीडी अपीयरेंस आ रही थी, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलांजाइटिस, उसके बारे में हमने क्या देखा था कि उसमें इंट्रा और एक्स्ट्रा हेपेटिक ड्रग्स इन्वॉल्व होती हैं, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी जो है वो पॉजिटिव होती है, मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, यही हमने देखा था ना। अच्छा, मेटास्टेटिक कार्सिनोमा इन द लिवर जब भी होगा तो इसका नोड्यूलर फॉर्म में कैंसर होगा, इसको हम कहते हैं कि दिस इज मल्टीपल नोड्यूल्स इन द लिवर। ये राइस सिंड्रोम होता है जिसमें वायरल इन्फेक्शन होता है, पेशेंट इस जो है स्पेनिन यूज़ करता है सैलिसाइक्लेट, और उसके बाद क्या होता है, fulminant hepatitis और cerebral encephalopathy. This is all about this topic.